चैप्टर है दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है, का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, यानी दो समीकरण दिए जाएंगे, ठीक है, और उसमें दो चर होगा। तीसरा चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। ने कहा चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। वैसे तो आराम तो करवे करेंगे, लेकिन मंजिल काफी दूर है और मंजिल पाने के लिए चलना जरूरी है। जैसे दिया है दो चर में रैखिक समीकरण, तो दो चर में समीकरण की बात हम करें पहले। तो अगर ये बात हो रही है दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है, तो पहले तो पुनः एक राउंड हम बताएंगे कि रैखिक है क्या। आपको पहले बताए थे कि रैखिक समीकरण का तात्पर्य ही है, रैखिक समीकरण का तात्पर्य ये है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों का घात एक हो, एक घात का आपको समीकरण मिलता है, हाईएस्ट पावर एक होता है, तो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसमें भी आपको रैखिक समीकरण लेना है, हाईएस्ट पावर एक होना चाहिए, बट थोड़ा सा अंतर क्या है, उसमें दो चर होना चाहिए। जो भी समीकरण हमारे पास आएगा उसमें दो चर, यानी x के साथ y हो सकता है, st हो सकता है, u भी हो सकता है, दो चर आना चाहिए। जैसे अगर बात करें तो 2x + 5y = 7, ठीक है, यह हो गया एक दो चर में रैखिक समीकरण, ये दो चर में रैखिक समीकरण हो गया, यानी एक x है एक y है, ठीक है, दो चर का रैखिक समीकरण। 2x + 5y = 7 हो गया। लेकिन प्रश्न है, मतलब चैप्टर है हमारा युग्म की बात होगी, हमेशा पेयर के रूप में आपको समीकरण दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और लिख दें, अगर जैसे 5x + 3y = 10, ऐसे एक समीकरण यह हो गया और एक समीकरण यह हो गया, दो चर में। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि क्यों आप x और y का ही प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं आ सकता, तो दूसरा भी आएंगे, ठीक है। दूसरे चर राशियां भी आ सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो लेकिन अभी हमारे साथ x y अक्सर किसी भी चैप्टर में आपको x और y के साथ ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी हो सकता है 2u + 5v = 7, 9u + 2v = 10, एक यह हो गया, एक यह हो गया। ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं 3s + 2t = 10, 4s + 9t = 11। चलो इक्वेशन 1 2 हो गए, ठीक है। यानी चर राशियां कुछ भी आ सकती है, उसका हाईएस्ट पावर एक होंगे, इस बात का ध्यान होना चाहिए। और पेयर के रूप में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब दो को समीकरण आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण की बात हो गई, रैखिक समीकरण का दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म हो गया, ठीक है। तो अब रही बात कि कितने कितने टाइप होंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण करता क्या है, रैखिक समीकरण जो होता है भाई, अगर उसका हम ग्राफ बनाए रैखिक समीकरण का, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा सीधा बनता है, रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधा बनता है। देखो जैसे अगर हमने इसके पहले भी तो बनाया था, लेकिन यह एक्सिस है x y z, चलिए x y z नहीं, x x y x ऐसे ही। तो कोई भी अगर इसका ग्राफ बनता है तो ऐसे सीधा बनेगा, सीधा रेखा जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस को काटते हुए, या केवल एक ही को काटते हुए जा सकता है, ऐसे ही सीधा लाइन जा सकती है, लेकिन जो भी जाएगा वो सीधा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कर्व रेखा बन के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस रैखिक समीकरण के साथ होने वाला है। आपके बुक में दिया है कुछ और
बता रहा है रैखिक समीकरणों का मानक रूप। थोड़ा सा बता दें, रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर में रैखिक समीकरण होगा तो उसका भी मानक रूप, और या एक ही चर में है तो भी कोई बात नहीं। तो मान लो जैसे ax प्लस बी बराबर 0, ऐसे भी हो सकता है रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0। तो अगर यहाँ x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा बाबू, ax बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, यह एक टाइप का हो गया, इसका मानक रूप कन्वर्ट हमने कर लिया। ठीक है, अगर दो चर में मतलब आगे का नंबर दे देता है a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह एक टाइप है रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है, मतलब इसी के कंडीशन में दिया जाएगा, प्रश्न आपको मिलेगा। जैसे 2x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 9y प्लस 10 बराबर 0, ऐसे करके समीकरण आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब रही बात, इसमें कह रहा है कि दो समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी कभी प्रतिच्छेद भी करते हैं, यानी एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटते हैं। ये बात तो सत्य है, दो समीकरण एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटते हैं, अगर रैखिक है, रैखिक समीकरण है तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत काटेगा तो एक बिंदु पर काटेगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना काटे। मान लो जैसे अगर ग्राफ की बात करें, अगर मान लो हमारे पास ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो दो रेखा अगर क्रॉस कर रही है तो ऐसे एक गया और एक ऐसे आ गया, तो देखो यहाँ पर कट कर दिया ना, दोनों रेखा एक दूसरे के यहाँ ना काट रही हैं। या यह भी हो सकता है कि दोनों रेखा कहीं ना काटे, मान लो एक रेखा ऐसे चली गई तो एक रेखा ऐसे चली गई, समांतर हो गया, कहीं नहीं काटेगा। ठीक है, या ऐसे हो सकता है, एक तो समांतर हो गया तो कहीं नहीं काट रहा है, एक बिंदु पर काटेगा। एक ऐसा हो सकता है किसी के ऊपर ही चढ़ के चला जाएगा, ठीक है, संपाती हो जाएगा, मतलब रेखा के ऊपर ही रेखा, एक रेखा है दूसरा इसी के ऊपर रख दो, तीसरा भी इसी के ऊपर रख दो, चौथा भी इसी के ऊपर रख दो, तो संपाती कहलाएंगे। मतलब मान लो प्लाई लाओ, प्लाई 10 प्लाई है तो सब एक ही साइज के 10 प्लाई है, तो एक दूसरे के ऊपर प्लाई रखते जाओ, नहीं तो अलग अलग रखेंगे तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा उसको रखने के लिए। एक दूसरे के ऊपर रखते हो तब एक ही साइज में वो ऊंचा होता जाएगा लेकिन कवर कर लेगा। बहुत ऐसे होते हैं जो पैरेलल कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, बहुत रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैखिक, दो चर में रैखिक समीकरण का जो युग्म बन रहे ग्राफ के साथ लिख कर बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं तो अद्वितीय हल कहलाता है। मतलब क्या, पहले यहाँ समझिए, पहले हम रेखा दिखा देते हैं। मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, 1 1 का यूज क्यों किया है, क्योंकि वो पहला रेखा है। कैसे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, हमारे पास दो रेखा है, दो चर में रैखिक समीकरण है। रेखा को या समीकरण जब घात एक घात का ना समीकरण है तो रेखा जो बनाएगा उससे सरल रेखा बनाएगा, सीधी रेखा बनाएगा। ठीक है, अब इनका एक कंडीशन है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको अद्वितीय हल कहते हैं। पहले तो ये जान लो ये दोनों रेखाएं कैसी रेखा है, यह कैसी रेखा है, सरल रेखा है, ये दोनों सरल रेखा है। कोई कहे क्यों है, तो अगर रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा है, रैखिक समीकरण नहीं होगा तो सरल रेखा। अगर इनका घात रहा था 2 3 चाहे 5 कोई भी पावर हो सकता है तो सरल रेखा नहीं होता। रैखिक है तो सरल रेखा है। सरल का मतलब जो सीधा जाए, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन, अगर दोनों रेखाएं, फर्स्ट कंडीशन है दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब दो रेखा एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर दी ना बाबू, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं, ठीक है। अद्वितीय का तात्पर्य हो गया दूसरा कोई नहीं। अब बताओ ये दोनों रेखा जब पहले बता दिया गया सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो ऐसे आई फिर से ऐसे आई कि अब आगे निकल जाएगी। अभी नहीं कि मुड़ के आएंगे लोग फिर से काटेंगे, तो कहीं कटवे नहीं करेगा, एक ही बिंदु पर कटा है, फिर से दूसरे कहीं बिंदु नहीं, दूसरे बिंदु पर नहीं काटने वाला है। मान लो सड़क आई ऐसे आई, यही सड़क ऐसे आई, तो यहाँ ना क्रॉसिंग हुआ। अभी सड़क ऐसे सीधे निकल जाएगी और यह इधर निकल जाएगी, कहीं कहीं मिलवे नहीं करेगा, तो कहीं क्रॉस करवे नहीं करेगा। तो अद्वितीय, द्वितीय का मतलब दो, अद्वितीय का मतलब दूसरा कुछ न हो, कोई न हो, तो उसे अ लगा दिया। तो केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो इस टाइप का अगर होगा तो ठीक है। तो कब ऐसा हो सकता है, इसके लिए क्या कंडीशन है, कह रहा है अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इस टाइप का मिलेगा। इसको संगत भी कहेंगे, संगत हल, ठीक है। अद्वितीय कहो या संगत कहें, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि असंगत यानी कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो, समांतर हो। इसका कोई हल न होने का मतलब है समांतर, दो रेखा का समांतर होने का प्रतिबंध, दोनों रेखा समांतर हो, इसका क्या प्रतिबंध है। तो देखो जैसे कि एक रेखा ऐसे चली गई और एक रेखा ऐसे चली गई, सीधी सीधी रेखाएं, ठीक है, तो कहीं काट नहीं रही है। अगर जैसे रेल की पटरियां हैं तो मुंबई तक चली जाएंगी, लेकिन कहीं सटेगा तो खतरा हो सकता है। कभी कभी सटाते हैं सब, इन दोनों को नहीं सटाते हैं, इसको दूसरे किसी पटरी में सटाएंगे, इसको दूसरे किसी पटरी में, क्योंकि वो रेल को मोड़ने के लिए वहाँ ड्राइवर तो बैठा है, लेकिन उसमें हैंडल थोड़ा ना लगा है कि वो मोड़ देगा उस पटरी पर चली जाएगी। तो स्टेशन मास्टर जो होता है, अगर उस ट्रेन का रास्ता बदलना है तो उस पटरी को कन्वर्ट करता है कि आप इस साइड पर जाइए, ठीक है। लेकिन पटरियां ये दोनों सटती नहीं है, तो इस केस में ये समांतर होता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। आप कह सकते हैं कि जिनका कोई हल न हो, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। हल कब माना जाएगा, जब वो क्रॉस करता, जब यहाँ पर एक बिंदु पर क्रॉस किया है तो कह रहे हैं कि एक हल है। आज जब ये क्रॉस नहीं कर रहा है तो हल कैसा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं है, आप कह सकते हैं कोई हल नहीं है, यानी यहाँ पर, लेकिन कैसे समझेंगे, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। आप लिखेंगे कोई हल नहीं, ठीक है, या असंगत, प्रश्न पूछेगा कि संगत है, ये दोनों रेखाएं संगत है कि असंगत है,
तो आप कैसे उसका जांच करेंगे कि संगत है कि असंगत है? कैसे जांच करेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस टाइप का अगर मिलता है तो कहेंगे यह असंगत रेखाएं हैं, या इसका कोई हल नहीं है, या दोनों रेखा समांतर रेखा है। ठीक है, ऐसे बात करेंगे। इसमें फर्स्ट कंडीशन में a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं मिलता है तो तुरंत कहेंगे कि इसका एक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, या संगत है। ठीक है, अब तीसरा आता है संपाती। संपाती यानी अनंत हल। ठीक है, संपाती रेखाएं, रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखा, संपाती कह सकते हो या अपरिमित अपरिमित रूप कह सकते हैं या अनंत हल कह सकते हैं। अब देखो एक रेखा ऐसे गई, ठीक है, मान लो फर्स्ट लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा गई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी गई, इसी के ऊपर तीसरी रेखा गई। बहुत सारी, मान लो रस्सी ले लिए, एक रस्सी दो रस्सी एक में सटाकर दोनों सिरे को बांध दिए, या वायर है तार है तो कई को तार एक रास्ता चले जाएगा ना सटा के। अभी हमने प्लाई का एग्जांपल दिया, एक दूसरे के ऊपर तह तह बना कर रखते जाओ, या पेज है देखो, तो यह सब एक दूसरे के ऊपर रखा गया है ना, ये सब संपाती है। इस पेज पर जितने पॉइंट हैं, जितना बिंदु ले सकते हो, इस पेज पर जितना बिंदु ले सकते हो, जितने टुकड़े कर सकते हो उतना ही इसका भी कर सकते हो, क्योंकि एक साइज का ना है। अगर इसका 100 टुकड़ा कर सकते हो तो इसका भी 100 टुकड़ा कर सकते हो। इस पर 10 बिंदु ले सकते हो, इस पर भी 10 बिंदु ले सकते हो। ठीक है, तो सब के सब पेज जो है एक दूसरे के ऊपर ना तहिया कर रखा गया है, तो ये संपाती है। ठीक है, तो आप संपाती का कंडीशन जानेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो कहेंगे अनेक हल है, अनेक हल है। कोई पूछेगा इस रेखा का कितने हल है, कहेंगे अनेक हल है, बहुत सारे बिंदु हैं। या संगत, इसको भी क्या कहेंगे, संगत, संगत कहेंगे। अब देखो प्रश्न आपसे पूछने वाला है आगे कि संगत और असंगत का चयन कीजिए, तो ऐसा आपको मिलेगा, कहेंगे संगत है। अगर तीनों बराबर मिल गया तो कहेंगे संगत है, लेकिन इस टाइप का रहेगा तो कहेंगे असंगत है। केवल समांतर को कहेंगे असंगत है, जिसका कोई हल नहीं है उसको असंगत कहना है, जिसका एक हल है उसको संगत बताना है, जिसका अनंत हल है, अनेक हल है, अपरिमित है, उसको आपको संगत बताना है। ये आपके समझ लो कि इस चैप्टर के लिए यह फार्मूला है। ठीक है, इसी बेस पर आपको क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। दो चर में हमेशा देखो, क्योंकि यह ए जो है a1 और b1, a1 एक चर का गुणांक होगा और b2 या चाहे b1 दूसरे चर का गुणांक होगा। ठीक है, इस तरीके से मान आपको निकाल के यहाँ पे करना है। चलो एग्जांपल के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि कैसे। चलो ठीक है, देखिए बाबू अब एग्जांपल देखेंगे। अभी हमने बताया कि कौन अद्वितीय हल दे रहा है, कैसा रहेगा, तो अद्वितीय बताएंगे, कब आप अनेक हल बताएंगे और कब कोई हल नहीं है। ऐसे आपको यही बताने के लिए हमने 3 एग्जांपल नोट किए हैं। ठीक है, यानी द्वि चर में रैखिक समीकरण का युग्म हमने लिखा। अब इसमें से ही जांच करना है कि इसका कितना हल है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था, ठीक है, तो पहले बाबू आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 और या 2 है, 3 का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे हम ये जानते हैं कि हमको a1 पहले देख लो, इसमें जो पहला है यहाँ पूरा विस्तार से लिख देते हैं, a1x + b1y बराबर मान लो c1 है। यहाँ
a2x प्लस b2y बराबर c2 है। तो इसके टाइप का नहीं है लोग, तो इनका कंपेयर हम कर देते हैं, यानी लिख देंगे इन दोनों को एक समीकरण लिख देते हैं, एक हो गया, इसको 2 लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक का तुलना तुलना 2 से, समीकरण 2 से करो। तो बताओ a1 का मान क्या है, a1 का मान यहाँ पर देखो 5 है, ठीक है, और a2 का मान दूसरे लाइन में देखेंगे, a2 यहाँ है तो यहाँ 7 है, ठीक है। अब देखो b1 का मान क्या है बाबू, इसमें b1 है ना y के साथ, तो इसमें देखो y के साथ क्या है b1 2 हो गया, और b2 का मान दूसरे वाले में देखेंगे, b2 का मान y के संग है तो यहाँ -4 है। अब c1 का मान देखेंगे, c1 यहाँ है तो यहाँ 16, और c2 का मान 2 हो गया, ऐसे लिख लिए। अब आ जाइए भाई, तो हम जानते हैं हम a1 अपान a2 निकालने वाले हैं, a1 अपान a1 का मान क्या है 5, a2 का मान है 7। अब b1 और b2 निकालने वाले हैं, तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है -4, तो 2 दूनी 4 कट रहा है ना, कि -1/2 हो रहा है, मान लो 2 उठा के रखेंगे ना, आई माइनस है। अब थोड़ा सा ये देखो कि ई बताना है बाबू, a1 और a2, यहाँ लिखते हैं b1 और b2, a1 a2 का मान है 5/, और b1 और b2 का मान है -1/, तो दोनों मान बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं होता है, मतलब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, तो तीसरा जांच करने की जरूरत नहीं है, c1 अपान c2 जांच करने की जरूरत, आप यहीं पर क्या कहेंगे इसके लिए, अद्वितीय हल है, यानी ये संगत है, या इसका एक हल है, ठीक है। लिखेंगे अतः अद्वितीय हल है, ठीक है, या संगत है, ठीक है। इस तरीका से आप इसका सलूशन कर लीजिए। अगर यहाँ दूसरा हमने नोट किया है ना, तो यहाँ आओ देखो, अगर आप समझ गए, जैसे कि हमने समीकरण लिखा था, मानक रूप लिखे थे, और इसका कंपेयरिंग से करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाले, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप मान निकाल सकते हो। अगर हम ही कहें कि बताओ बाबू a1 का मान a2 का मान क्या है, b1 b2 का मान क्या है, और c1 c2 का मान क्या है, तो a1 का मान पहले समीकरण में a1 यानी 1 वाले का मान देखेंगे, और दूसरे समीकरण में 2 वाले का मान। a1 का मान क्या है 5, a2 का मान क्या है 3, b1 का मान 2 और b2 का मान 6/5, c1 का मान 16 और c2 का मान 2, ऐसे हो गया ना। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, a1 अपान a2 का मान, a1 अपान a2, तो आप क्या लिखेंगे, a1 का मान 5 और 3 है ना, तो 5/में b1 अपान b2 का मान, हम यहीं पर बट्टे लगा लिए होते तो भी काम चल गया होता, लेकिन चलो 2/6/5, b2 का मान है 6/5, ये तो बट्टे का बट्टा हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे इसको, b1 अपान b2 बराबर 2/1 5/6। इस वाले को उल्टा कर देंगे, 6/5 को लिख देंगे 5/6, 2 से 6 कट गया 3 राउंड में, यानी b1 अपान b2 का मान मिल गया 5/3। अब देखो तो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान से मिल गया, बराबर मिल गया ना। अगर ये दोनों बराबर मिल जाए तो तीसरों को भी निकालना होगा, आप c1 अपान c2 का मान भी निकालोगे, ठीक है। तो इनका क्या है 16/2, तो c1 अपान c2 का मान क्या मिल गया 8/1, क्या मिल गया
मान लो 2 से 16 कटेगा ना, 60 बट्टे में 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ही देखना है A1/A2, A1/A2, A1/A2 का मान 5/3, B1/B2 के मान के बराबर है ना, B1/B2 लिख दिए, दोनों बराबर है, लेकिन ई C1/C2 के बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब इस केस में जब था तो क्या बताए थे, इसका कोई हल नहीं है, ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, कहीं कटवे नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या असंगत है, असंगत है, ऐसे इसका सलूशन हो गया। तीसरे को देखें, तीसरा को देख लो बाबू, तो यहाँ पर डायरेक्ट जैसे अब एक स्टेप यहाँ पर हमने बढ़ा के लिखा था, इससे एक स्टेप यहाँ कम किए और यहाँ थोड़ा सा और कम करते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखना शुरू करो, A1/A2 का मान निकालो, A1/, आप लिखेंगे 5/15/2, ऐसे हो गया ना, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। और देखो तो ये तो अकेला 5/, अब एक लिख लो क्योंकि हर का हर न है, इसको उल्टा कर देंगे, गुणा कराते हुए 2/5 गया, 5 से 5 के 15, तो यहाँ पर हो गया 2/3, यानी A1/A2 का मान मिल गया 2/3। ठीक है, अब देखेंगे B1/B2 का मान क्या मिलता है, B1/B2 का मान, तो यहाँ देखो 2 और 3 है ना, तो 2/, अरे अति तो सेम मिल गया। अब तीसरा को देखें, C1/C2, यहाँ है 16/24, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 2/3, तीनों का मान सेम मिल गया, तीनों एक जैसा आ गया। आप लिख सकते हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी मतलब हो गया कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रही है, इसका अनेक हल है। आप लिखेंगे, आप कह सकते हैं संगत भी है, संगत है। ठीक है, अनेक हल है या संगत है। इस तरीके से आप इसी टाइप के प्रश्न आपके जो है प्रश्नावली में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका आपको अपनाना है, ये फंडा आपके लिए महत्वपूर्ण है, एकदम 100% की गारंटी है कि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे, अपना राय देंगे। धन्यवाद।